स्वागत। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों सालों के इतिहास और शायद आने वाले कल की कहानी भी कहता है। जी हाँ, बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। हमारे पास एक स्रोत है, महान आत्माएं और समय के चक्र। इसका जो मूल विचार है वो ये कि इतिहास कोई सीधी लकीर नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये बड़े बड़े चक्रों में घूमता है। और इन चक्रों के मतलब कुछ खास मोड़ों पर लगभग हर 2500 साल में 2500 साल, हाँ। कुछ ऐसी असाधारण हस्तियां, महान आत्माएं जन्म लेती हैं जो पूरी मानवता की दिशा ही बदल देती हैं। एक बड़ा दावा है ये। हाँ, तो आज हम इसी विचार को थोड़ा कुरेदेंगे। क्या ये सिर्फ कोई पुरानी मतलब पौराणिक कल्पना है या इसमें कोई गहरा पैटर्न, कोई ब्रह्मांडीय संकेत छिपा है? चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, तो इस विचार की बुनियाद क्या है? स्रोत कहता है कि मानव इतिहास सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, नहीं। बल्कि ये एक तरह का उतार चढ़ाव है। कभी रोशनी, कभी अंधेरा, एक लहर की तरह। बिल्कुल, प्रकाश और अंधकार की धारा कह सकते हैं इसे। और इन्हीं उतार चढ़ावों के बीच स्रोत के हिसाब से कुछ खास 1000 सालों के अंतराल पर कुछ निर्णायक मोड़ आते हैं। हाँ, निर्णायक मोड़। जब समय खुद ही नए मार्गदर्शक पैदा करता है, जिन्हें स्रोत महान आत्माएं कह रहा है। ये साधारण लोग नहीं। नहीं, ये वो लोग हैं जिनका असर पूरे युग पर पड़ता है, जैसे उस वक्त की जरूरत बन जाते हैं वो। हाँ, जरूरत, बिल्कुल सही कहा। और देखिए, ये सोच सिर्फ इसी स्रोत तक ही नहीं है। कई पुरानी परंपराओं में समय को चक्रों में ही देखा गया है। अच्छा, जैसे? जैसे भारत में ही देखिए, युग चक्र की बात होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग। हाँ, ये तो सुना है। हर युग की अपनी एक तासीर होती है। और ऐसी मान्यता है कि जब एक युग का संतुलन बिगड़ने लगता है तो उसे ठीक करने या नए युग की नींव रखने के लिए कोई दिव्य आत्मा, कोई अवतार आता है। और अगर पश्चिम में देखें तो यूनान के दार्शनिक थे हेराक्लिटस। उन्होंने भी लगभग 2500 साल पहले ही कहा था, सब कुछ बह रहा है। पांतारेई। हाँ, पांता रही, मतलब बदलाव ही सच है। स्थिरता तो बस एक भ्रम है। और ये बदलाव, ये बहाव अक्सर चक्रों में ही दिखता है। स्रोत इसी चक्रीय बदलाव को आधार बना रहा है। तो ये चक्र और खासकर ये जो 2500 साल का अंतराल है, जिस पर स्रोत इतना जोर दे रहा है, हम्म इसके पीछे क्या कोई और तर्क है? स्रोत कुछ ऐतिहासिक उदाहरण देता है ना। जी हाँ, कई उदाहरण हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। करीब 5000 साल पहले स्रोत कहता है, जब द्वापर युग खत्म हो रहा था और कलयुग शुरू हो रहा था, हाँ, संधि काल था वो। तब श्री कृष्ण का जिक्र आता है। स्रोत महाभारत को सिर्फ एक युद्ध नहीं मानता। नहीं, वो उससे कहीं बड़ा है। हाँ, वो उसे एक बड़े युग परिवर्तन का, एक संतुलन स्थापित करने का प्रतीक मानता है। और गीता का संदेश, वो तो कालजयी बन गया। बिल्कुल, वो किसी एक समय के लिए नहीं था, उससे भी पहले। स्रोत ले जाता है हमें लगभग 7500 साल से भी ज्यादा पहले, त्रेता युग में श्री राम की बात करता है। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम। उनके जीवन को धर्म, मर्यादा, सत्य की स्थापना के एक बड़े प्रयास की तरह देखा जाता है। रामायण सिर्फ कहानी नहीं। नहीं, वो एक आदर्श जीवन जीने का खाका है एक तरह से। हम्म। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मोड़ है, वो लगभग 2500 साल पहले आता है। स्रोत इसे एक अद्भुत, मतलब असाधारण कालखंड कहता है। हाँ, ये वाकई कमाल का दौर था, जब दुनिया भर में एक साथ जैसे विचारों का विस्फोट हुआ। हाँ, भारत में ही देखिए, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। उन्होंने दुख से मुक्ति के लिए अष्टांग मार्ग दिया। और वर्धमान महावीर, उन्होंने अहिंसा और आत्मसंयम का चरम उपदेश दिया, जीवन के हर पहलू में अहिंसा। और ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था। नहीं, यही तो खास बात है। उसी वक्त चीन में कन्फ्यूशियस समाज को नैतिकता, अनुशासन और रिश्तों की अहमियत सिखा रहे थे। हाँ, सामाजिक व्यवस्था पर जोर। और दूसरी तरफ थे लाओ त्से, जो ताओ यानी प्रकृति के साथ एकदम सहज होकर बिना किसी जोर जबरदस्ती के जीने का दर्शन दे रहे थे। बिल्कुल अलग नजरिया। दो ध्रुव जैसे। हाँ। और उधर पश्चिम में चलिए, यूनान में तो जैसे सोच की बाढ़ आ गई थी। सुकरात थे जो लोगों को सवाल पूछने पर मजबूर कर रहे थे, खुद को जानो। वो संवाद वाली शैली। बिल्कुल। फिर उनके शिष्य प्लेटो आए, जिन्होंने आदर्श राज्य, विचारों की दुनिया की बातें की। और फिर प्लेटो के शिष्य अरस्तु। अरस्तु का तो क्या कहना। उन्होंने तो तर्क, विज्ञान, राजनीति, नैतिकता, मतलब शायद ही कोई विषय छोड़ा हो। आज भी पश्चिम का दर्शन उनकी नींव पर खड़ा है। कमाल है। और रुकिए, अभी और भी हैं। फारस यानी पर्शिया में जरथुष्ट्र के एकेश्वरवादी और नैतिक विचारों का बड़ा प्रभाव था। अच्छा, जरथुष्ट्र भी उसी समय के आसपास। हाँ, लगभग उसी दौर में।
और इज़राइल में हिब्रू पैगंबर थे, जो ईश्वर और नैतिकता की नई परिभाषाएं गढ़ रहे थे, जिसने बाद में ईसाई और इस्लामी सोच के लिए भी एक तरह से जमीन तैयार की। अब यहाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है, भारत, चीन, यूनान, फारस, इज़राइल, दुनिया के इतने अलग-अलग कोने हाँ, और लगभग एक ही सदी के आसपास इतने गहरे विचारक, दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु एक साथ उभर रहे हैं। क्या ये क्या ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है? हम्म सबके रास्ते बेशक अलग थे, भाषाएं अलग थीं, संस्कृतियां अलग थीं, लेकिन कहीं न कहीं सब इंसान को, समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे थे, कोई भीतर से, कोई बाहर से। स्रोत इसी सवाल को बहुत जोर देकर उठाता है और कहता है नहीं, ये संयोग नहीं है। तो फिर क्या है? ये किसी गहरे, शायद ब्रह्मांडीय पैटर्न या चक्र का नतीजा है। स्रोत एक मिसाल देता है, जैसे जब पानी उबलने लगता है तो बुलबुले अपने आप सतह पे आ जाते हैं ना। हाँ, वैसे ही जब मानवता की चेतना किसी खास मोड़ पर पहुंचती है, जब पुराने तौर तरीके जवाब दे जाते हैं और एक नए रास्ते की शिद्दत से जरूरत महसूस होती है, तब ऐसी मार्गदर्शक आत्माएं, ऐसे विचार प्रकट होते हैं। अच्छा, मतलब ये एक तरह की जरूरत पर आधारित प्रतिक्रिया है, जी जिसे स्रोत एक नियमित 2500 साल के चक्र से जोड़ रहा है। बिल्कुल। क्या इस 2500 साल वाले चक्र के लिए कोई और आधार भी मिलता है, शायद विज्ञान में कहीं? हाँ, ये दिलचस्प है। खगोल विज्ञान में एक चक्र है जिसकी अवधि इसके काफी करीब है। वो कौन सा? उसे कहते हैं प्रीसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस। हिंदी में शायद विषुओं की पूर्वगमन गति कहते हैं। ये क्या होता है, थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे? देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन वो धुरी एकदम सीधी नहीं है, थोड़ी झुकी हुई है। और वो झुकी हुई धुरी भी एकदम स्थिर नहीं है, बल्कि एक लट्टू की तरह बहुत बहुत ही धीमी गति से घूमती है, वॉबल करती है। अच्छा, लट्टू की तरह? हाँ, और ये पूरा एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को करीब करीब 25,800 साल लग जाते हैं। एक बहुत लंबा समय है ये। 25,800 साल। जी। अब अगर इस बड़े चक्र को ज्योतिष की जो 12 राशियां हैं उनमें बांटा जाए, तो हर राशि का प्रभावकाल कितना हुआ? करीब 2150 से 2500 साल। अरे हाँ, ये तो वही 2500 साल के आसपास आ गया। बिल्कुल। तो स्रोत और कुछ दूसरी विचारधाराएं ये मानती हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी इस धीमी गति से घूमते हुए अलग अलग राशियों से, या कहें कि अलग अलग ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्रों से गुजरती है, हर 2500 साल में मानव चेतना पर, संस्कृति पर, इतिहास पर एक गहरा, मतलब युगांतरकारी प्रभाव पड़ता है। तो स्रोत खगोल विज्ञान के एक चक्र को सीधे सीधे मानव चेतना और इतिहास के बड़े बदलावों से जोड़ रहा है। ये तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा दावा है। हाँ, ये क्रांतिकारी विचार है। क्या इतिहास या मनोविज्ञान में भी कोई इस तरह की सोच का समर्थन करता है? स्रोत में कुछ नाम थे, शायद आर्नल्ड टॉइनबी का जिक्र था। हाँ, टॉइनबी बहुत बड़े इतिहासकार थे। उन्होंने दुनिया भर की कई सभ्यताओं के उठने और गिरने का अध्ययन किया था। उनका एक सिद्धांत था चैलेंज एंड रिस्पॉन्स का, यानी हर सभ्यता को अपने जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और वो उन चुनौतियों का जवाब कैसे देती है, इसी पर उसका भविष्य टिका होता है। ठीक है। टॉइनबी ने पाया कि अक्सर संकट के समय में समाज के भीतर से ही एक छोटा सा मगर बहुत रचनात्मक समूह उभरता है, जिससे उन्होंने क्रिएटिव माइनॉरिटी कहा। क्रिएटिव माइनॉरिटी, रचनात्मक अल्पसंख्यक। हाँ। ये लोग नए विचार लाते हैं, नई तकनीक लाते हैं, या एक नई दृष्टि देते हैं, और सभ्यता को या तो बचा लेते हैं या फिर उसे एक नई दिशा में मोड़ देते हैं। हाँ, स्रोत इन्हीं क्रिएटिव माइनॉरिटी को महान आत्माओं का एक रूप मानता है। अच्छा। तो टॉइनबी की थ्योरी भी एक तरह से इसे सपोर्ट करती है। और वो मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग का भी नाम था। उनकी सामूहिक अचेतन या कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाली बात, वो कैसे फिट होती है यहाँ? हाँ, यूंग का विचार बहुत गहरा है। उनका मानना था कि हम सब अपनी व्यक्तिगत चेतना के नीचे एक बहुत गहरे स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे उन्होंने सामूहिक अचेतन कहा। यहाँ पूरी मानव जाति के साझा अनुभव, हमारे डर, हमारी इच्छाएं और कुछ मूल प्रतीक, जिन्हें उन्होंने आर्केटाइप्स कहा, वो जमा होते हैं। आर्केटाइप्स, जैसे नायक का आर्केटाइप। हाँ, बिल्कुल। नायक, माँ, बूढ़ा ज्ञानी, ईश्वर, ये सब आर्केटाइप्स हैं। यूंग के मुताबिक जब समाज किसी बड़े बदलाव, संकट या तनाव से गुजरता है, तो ये सामूहिक अचेतन कुछ खास आर्केटाइप्स को सक्रिय कर देता है।
सक्रिय कर देता है, मतलब वो आर्केटाइप से ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं और फिर वो किसी महान नेता, किसी नायक, किसी संत या किसी कलाकार के रूप में साकार हो सकते हैं। वो व्यक्ति उस समय की सामूहिक ज़रूरत, सामूहिक भावना को आवाज़ देता है। तो ये 2500 साल पहले इतने सारे गुरुओं का एक साथ उभरना, उसे समझने का ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका हो सकता है। वाह। यानी यूंग के हिसाब से ये महान आत्माएं एक तरह से हमारे सामूहिक मन की जरूरत की ही अभिव्यक्ति हैं। स्रोत में एक और नाम था, ओसवाल्ड स्पेंगलर। हाँ, स्पेंगलर। उनकी किताब थी द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। उन्होंने सभ्यताओं की तुलना जीवों से की थी। जीवों से कैसे? उन्होंने कहा कि जैसे जीव जन्म लेते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं, वैसे ही सभ्यताएं भी उठती हैं, अपने शिखर पर पहुंचती हैं और फिर उनका पतन होता है। एक चक्र है ये भी। ये तो काफी निराशावादी नजरिया लगता है। हाँ, उनका नजरिया थोड़ा निराशावादी था, लेकिन उनकी सोच में भी ये बात थी कि पतन के दौर में या तो कोई असाधारण व्यक्तित्व उस सभ्यता को नया जीवन दे सकता है, या फिर वो एक नई सभ्यता का बीज बो सकता है जो पुरानी सभ्यता के खंडहरों पर उगेगी। तो यहाँ भी वो खास व्यक्तियों की भूमिका आ जाती है। और फिर वो जोसेफ कैंपल की हीरोज जर्नी वाली बात। हाँ, कैंपल ने दुनिया भर की पौराणिक कथाओं का अध्ययन किया और पाया कि उन सब में एक मिलता जुलता पैटर्न है। वो क्या? एक नायक होता है जो अपनी साधारण दुनिया छोड़कर निकलता है, भयानक चुनौतियों का सामना करता है, कोई खास ज्ञान या शक्ति हासिल करता है और फिर अपने समाज को बचाने या बदलने के लिए लौटता है। अच्छा, ये कहानी तो कई जगह सुनी है। बिल्कुल, कैंपल ने दिखाया कि ये हीरो की यात्रा एक सार्वभौमिक कहानी है। स्रोत इस पैटर्न को भी महान आत्माओं के विचार से जोड़ता है कि हर युग अपने नायक, अपने मार्गदर्शक को जन्म देता है, चाहे हम उसे अवतार कहें, पैगंबर कहें, ऋषि कहें या महान आत्मा। तो ये सारे विचार, टॉइनबी, यूंग, स्पेंगलर, कैंपल, ये सब कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इतिहास में खास मौकों पर ऐसे असाधारण लोगों का उभरना शायद सिर्फ संयोग नहीं है। हाँ, ये एक गहरे पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। तो अगर इस पैटर्न को थोड़ी देर के लिए मान लें, तो आज हम कहाँ खड़े हैं? स्रोत कहता है कि हम फिर से एक ऐसे ही बड़े मोड़ पर हैं। जरा देखिए आज की दुनिया को। एक तरफ हमारे पास गजब की तकनीकी ताकत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, इंटरनेट ने तो पूरी दुनिया को जैसे एक गाउन बना दिया है। हाँ, संभावनाएं अपार हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, संकट भी उतने ही बड़े, शायद पहले से भी ज्यादा बड़े हैं। युद्ध और आतंकवाद का डर कम नहीं हुआ है। जलवायु परिवर्तन तो हमारे अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता है। आर्थिक असमानता बढ़ रही है और शायद सबसे गहरा संकट है एक तरह का मानसिक और आध्यात्मिक खालीपन, अकेलापन, तनाव। इतनी तरक्की के बावजूद ये सब बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये विरोधाभास है। स्रोत के अनुसार ये स्थिति बहुत कुछ वैसी ही है जैसी शायद 2500 साल पहले थी। अपार संभावनाएं भी हैं और गहरे संकट भी। तो क्या हम वाकई एक नए चक्र के मुहाने पर खड़े हैं? क्या फिर से महान आत्माओं के आने का समय हो गया है? यहीं पर वो कुंभ योग या एक्वेरियस एज वाली बात आती है जिसका स्रोत में काफी जिक्र है। हाँ, कुंभ योग। ये क्या है? जैसा हमने पहले वो प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस वाले चक्र की बात की थी। हाँ, वो 25,800 साल वाला चक्र। हाँ, तो खगोल शास्त्र और ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार हम पिछले लगभग 2200 सालों से मीन योग यानी पाइसीज एज में जी रहे थे। मीन योग। हाँ, मीन राशि का संबंध जल तत्व से होता है और इससे आस्था, विश्वास, धर्म, रहस्यवाद, भक्ति, भावनाओं का योग माना गया। अच्छा। ये लगभग ईसा मसीह के जन्म के आसपास शुरू हुआ माना जाता है। और आप देखिए, इसी युग में ईसाई और इस्लाम जैसे बड़े एकेश्वरवादी धर्म फैले, भारत में भक्ति आंदोलन चला, दुनिया भर में धार्मिक संस्थाएं बहुत शक्तिशाली हुई, आस्था पर बहुत जोर था। ये तो सही है। लेकिन स्रोत कहता है कि अब हम धीरे धीरे मीन युग के अंत और कुंभ युग यानी एक्वेरियस एज की शुरुआत में प्रवेश कर रहे हैं। और कुंभ युग कैसा होगा? कुंभ का प्रतीक वायु तत्व है और इसका संबंध ज्ञान, विज्ञान, तर्क, नवाचार, तकनीक, सूचना, स्वतंत्रता, मानवतावाद और सबसे जरूरी सामूहिक चेतना या ग्लोबल कॉन्शियसनेस से है। ये तो बिल्कुल आज की दुनिया जैसा लग रहा है। ज्ञान का विस्फोट, सूचना क्रांति, टेक्नोलॉजी हर जगह, ग्लोबल जुड़ाव, मानवाधिकारों की बात। बिल्कुल। स्रोत का तर्क यही है कि आने वाला युग जो अब अगले लगभग 2500 साल तक चलेगा, वो सिर्फ पुरानी आस्थाओं या धार्मिक ढांचों पर टिका नहीं रहेगा। तो किस पर टिकेगा? इसमें ज्ञान, विज्ञान, तर्क,
तकनीक और मानवीय मूल्यों का महत्व बहुत बढ़ जाएगा। लोग चीज़ों को सिर्फ मानेंगे नहीं, बल्कि उन्हें जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, सवाल पूछेंगे। लेकिन जैसा हमने अभी बात की, ज्ञान और तकनीक के साथ तो बड़े खतरे भी जुड़े हैं। एआई का गलत इस्तेमाल हो सकता है, परमाणु हथियारों का डर है, डिजिटल दुनिया हमें असलियत से काट सकती है। हाँ, खतरे तो हैं। शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है। तो क्या कुंभ युग की जो महान आत्माएं होंगी, उनका काम इसी संतुलन को बनाना होगा? मतलब ज्ञान और शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे हो? स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। शायद आने वाले युग के जो मार्गदर्शक होंगे वो पारंपरिक धार्मिक गुरुओं जैसे ना हों। तो कैसे होंगे? हो सकता है वो वैज्ञानिक हों जो आध्यात्मिकता की गहराई को भी समझें, या वो तकनीक के माहिर हों जो मानवीय मूल्यों को सबसे ऊपर रखें, या वो कलाकार हों जो हमें बिल्कुल नई तरह से सोचना सिखाएं, या सामाजिक उद्यमी हों जो दुनिया की बड़ी समस्याओं के हल निकालें। मतलब वो लोग जो अलग-अलग क्षेत्रों को जोड़ें। हाँ, वो लोग जो विज्ञान और चेतना के बीच पुल बनाएं, तकनीक और नैतिकता के बीच, बाहरी दुनिया की तरक्की और भीतरी शांति के बीच। क्या कुछ आधुनिक विचारक भी ऐसी ही किसी चेतना क्रांति की बात करते हैं? स्रोत में कुछ नाम थे शायद। हाँ, कई लोगों ने इस तरफ संकेत किया है। जैसे कार्ल युंग ने ही कहा था कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती बाहरी नहीं होगी, बल्कि मनुष्य के अपने भीतर होगी, कि वो अपनी ही बनाई इस जटिल दुनिया और तकनीक से कैसे निपटेगा। एक और विचारक थे टेरेंस मैकेना। थोड़े विवादास्पद रहे, पर उनका एक सिद्धांत था टाइम वेव जीरो का। उनका मानना था कि इतिहास एक खास बिंदु की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जहां मानव चेतना में अचानक एक बड़ा गुणात्मक बदलाव आएगा। अचानक बदलाव। हाँ, और एक बहुत ही दिलचस्प नाम है पियरे तेहार्द शार्दिन का। वाह। वो एक कैथोलिक पादरी भी थे और एक वैज्ञानिक भी। अच्छा, दोनों? हाँ, उन्होंने ओमेगा पॉइंट की अवधारणा दी। उनका मानना था कि पूरा ब्रह्मांड और खासतौर पर मानव चेतना धीरे धीरे विकसित होकर एक परम बिंदु, एक ओमेगा पॉइंट की तरफ बढ़ रही है, जहां सब कुछ एक होकर एक उच्चतर अवस्था में पहुंच जाएगा। ये विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम था उनकी सोच में। तो क्या ये सब संकेत हैं कि हम वाकई एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं? जैसे 2500 साल पहले बुद्ध, सुकरात, कन्फ्यूशियस जैसे लोगों ने सोच की दिशा बदल दी थी, क्या अब कोई नई ऊर्जा, नए विचार या नए तरह की महान आत्माएं उभर रही हैं? हाँ, जो हमें इस तकनीकी युग की चुनौतियों से पार ले जाएंगी और शायद एक नई तरह की वैश्विक चेतना का निर्माण करेंगी? स्रोत का निष्कर्ष कुछ ऐसा ही है कि ये जो नया युग आ रहा है, ये विज्ञान और आध्यात्मिकता के टकराव का नहीं, बल्कि उनके संगम का युग होगा। संगम का युग। हाँ, हमें ऐसे मार्गदर्शक मिल सकते हैं जो ध्यान की गहराइयों को भी समझें और क्वांटम फिजिक्स को भी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर आध्यात्मिक नजरिए से सोचें, जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में संतुलन लाएं। शायद इसीलिए आजकल दुनिया भर में ध्यान, मेडिटेशन, योग, माइंडफुलनेस जैसी चीजें इतनी लोकप्रिय हो रही हैं। हो सकता है स्रोत इन्हें सिर्फ सेहत का ट्रेंड नहीं मानता। तो क्या मानता है? वो इन्हें सामूहिक चेतना में गहरे अर्थ की, आंतरिक शांति की बढ़ती हुई तलाश का संकेत मानता है। लोग बाहरी भागदौड़ के बीच कहीं ठहरना चाहते हैं, अपने भीतर जुड़ना चाहते हैं। ये बात तो महसूस होती है। तो अब हम घूम फिरकर उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। क्या हम वाकई इतिहास के उस मोड़ पर हैं जहां महान आत्माएं फिर से प्रकट होने वाली हैं? क्या कोई नया कृष्ण, बुद्ध या मसीहा हमारे बीच आएगा? या शायद इस बार तरीका कुछ और हो। हाँ, या इस बार ये बदलाव किसी एक व्यक्ति के जरिए नहीं होगा, बल्कि एक सामूहिक जागृति होगी। कई लोगों के मिले जुले प्रयास होंगे। एक नई तरह की वैश्विक चेतना धीरे धीरे उभरेगी। स्रोत के अनुसार अगर हम इतिहास के पैटर्न को देखें, दर्शन की बातों को सुनें, विज्ञान के चक्रों को समझें और ज्योतिषीय संकेतों पर गौर करें, तो सब कहीं ना कहीं एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। किस दिशा में? कि हाँ, ये एक असाधारण समय है, एक संक्रमण काल है, एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। और इस नए अध्याय के जो नायक होंगे, हाँ, वो शायद सिर्फ उपदेशक नहीं होंगे। वो वैज्ञानिक हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, तकनीक के जादूगर हो सकते हैं। वो लोग जो बाहरी शक्ति यानी तकनीक और भीतरी प्रकाश यानी चेतना, इन दोनों को समझदारी से जोड़कर मानवता को उसकी अगली मंजिल तक ले जाने का रास्ता दिखाएंगे। तो ये थी हमारी आज की काफी गहन चर्चा, समय के चक्र, महान आत्माओं के अवतरण का विचार और कुंभ युग की आहट और उसकी संभावनाओं पर।
स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद भविष्य में आने वाले बदलावों का एक नक्शा भी हो सकता है। ये विचार की मानवता अकेली या दिशाहीन नहीं है कि इतिहास के मुश्किल मोड़ों पर उसे हमेशा किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन मिलता रहा है और शायद आगे भी मिलेगा। ये अपने आप में एक उम्मीद जगाता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये वर्तमान चुनौतियों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करता है। हाँ जी। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर स्रोत का ये विचार सही है कि हम एक नए युग और एक नई चेतना के उभार के शायद साक्षी बन रहे हैं, तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने समाज में, अपने आसपास की दुनिया में इसके संकेतों को कैसे पहचान सकते हैं? ये नई ऊर्जा या ये तथाकथित महान आत्माएं किस रूप में प्रकट हो सकती हैं? किसी व्यक्ति में, किसी नए विचार में, किसी आंदोलन में, या शायद हमारे खुद के भीतर किसी बदलाव के जरिए? इस पर सोचिएगा जरूर।